मित्रों नमस्कार। आम का पेड़ और बनिए की चाल। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। सोनपुरा गांव छोटा जरूर था, लेकिन अपनी हरियाली, मिट्टी की खुशबू और मीठे आमों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के आखिरी छोर पर गोवर्धन नाम का एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास ना बहुत ज़मीन थी, ना बैल, ना कोई बड़ा कारोबार। बस थोड़ी सी खेती थी जिसमें किसी तरह घर का चूल्हा जल जाता था। गोवर्धन की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी चंपा थी। चंपा उम्र में छोटी थी, मगर अक्ल में गांव के कई बड़े बूढ़ों से आगे थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए चंपा ने ही घर के छोटे बड़े काम संभाल लिए थे। गोवर्धन के घर के पीछे एक पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी डालियां इतनी फैली हुई थी कि गर्मियों में उसके नीचे पूरा परिवार आराम से बैठ सकता था। हर साल उस पर ढेरों आम लगते थे, और आम भी ऐसे कि जिसकी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। गोवर्धन उस पेड़ को अपने पिता की निशानी मानता था। एक दिन सुबह चंपा आम के पेड़ के नीचे बैठकर पके आम चुन रही थी। उसने एक आम उठाया, सूंघा और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, इस बार तो पेड़ पर पिछले साल से भी ज़्यादा आम आए हैं। गोवर्धन ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, भगवान की कृपा है। इस बार आम बेच देंगे तो घर की छत भी ठीक करवा देंगे। चंपा ने आम को टोकरी में रखते हुए कहा, और अगर आम अच्छे दाम में बिके तो आपके लिए नई धोती भी लाऊंगी। गोवर्धन हंस पड़ा, पहले घर की छत ठीक होगी, फिर मेरी धोती। दोनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय गांव का सबसे बड़ा बनिया लक्ष्मी चंद उनकी बातों पर नज़र रखे हुए था। लक्ष्मी चंद गांव में अनाज, तेल, गुड़ और फल खरीदने बेचने का काम करता था। पैसे की कमी उसे कभी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, दूसरों की चीज़ सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, और यदि सामने वाला भोला हो तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। लक्ष्मी चंद ने कई दिनों से गोवर्धन के आम के पेड़ को देखा था। उसे पता था कि इस साल पेड़ पर कम से कम कई हजार रुपए के आम लगने वाले हैं। वह मन ही मन बोला, अगर यह पूरा पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मज़ा आ जाए। आम बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन गोवर्धन से सीधे पेड़ खरीदने को कहूँगा तो वह ज़्यादा कीमत मांगेगा। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, इसे ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि पेड़ भी मेरा हो जाएगा और पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह लक्ष्मी चंद्र गोवर्धन के घर पहुंच गया। गोवर्धन उस समय खेत से लौट रहा था। लक्ष्मी चंद ने मुस्कुराकर कहा, अरे गोवर्धन भाई, बड़े दिनों बाद तुम्हारे घर आना हुआ। गोवर्धन ने आदर से कहा, आइए लक्ष्मी चंद जी, बताइए कैसा आना हुआ। लक्ष्मी चंद ने पेड़ की तरफ देखा, बस तुम्हारे आम के पेड़ ने खींच लिया। गोवर्धन हंस पड़ा, पेड़ ने आपको बुलाया है क्या? बुलाया तो नहीं, लेकिन इसकी खुशबू दूर बाजार तक जा रही है। लक्ष्मी चंद्र पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। फिर उसने कहा, गोवर्धन, एक बात कहूँ? कहिए, या पेड़ मुझे बेच दो। गोवर्धन चौंक गया, पेड़? हाँ, पूरा पेड़। गोवर्धन ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं लक्ष्मी चंद जी, यह पेड़ मेरे पिता ने लगाया था, मैं इसे नहीं बेच सकता। लक्ष्मी चंद ने तुरंत अपना स्वर बदल लिया, अरे भाई, भाव तो सुन लो, भाव कितना भी हो पेड़ नहीं बिकेगा। लक्ष्मी चंद समझ गया कि सीधे सौदा नहीं होगा। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, पेड़ मत बेचो, आम मुझे बेच दो। गोवर्धन ने कहा, या तो हो सकता है, तो तय रहा, इस पेड़ पर जितने आम लगेंगे सब मैं खरीदूंगा। गोवर्धन को बात अच्छी लगी, कितने रुपए दोगे? लक्ष्मी चंद ने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला,
पूरे आमों के लिए 500 रुपये। गोवर्धन कुछ देर चुप रहा। 500 रुपये उसके लिए बड़ी रकम थी, लेकिन चंपा वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत कहा, बाबा इतने आमों के सिर्फ 500। लक्ष्मीचंद ने चंपा की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चालाक चमक आई। बेटी, तुम्हें बाजार का भाव क्या पता? आम तो बहुत हैं, मगर उनमें से आधे खराब निकलेंगे। चंपा ने पेड़ को देखा, लेकिन पिछले साल तो आपने इसी तरह के आम बाजार में बहुत महंगे बेचे थे। लक्ष्मीचंद थोड़ा असहज हुआ। वह अलग बात थी। चंपा चुप रही। लक्ष्मीचंद ने बात बदलते हुए कहा, चलो 500 की जगह 600 दे दूंगा। गोवर्धन के मन में लालच नहीं था, लेकिन घर की ज़रूरतें बहुत थी। वह सोचने लगा। तभी गांव के बुजुर्ग रत्नू वहां आ पहुंचे। रत्नू ने दोनों की बातचीत सुन ली। उन्होंने कहा, गोवर्धन, कोई भी सौदा करने से पहले उसकी शर्तें ठीक से समझ लेना। लक्ष्मीचंद मुस्कुराया। अरे रत्नू काका, आप तो मुझे जानते हैं, मैं किसी के साथ बेईमानी थोड़ी ही करता हूँ। रत्नू ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लक्ष्मीचंद की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। रत्नू ने गोवर्धन से कहा, सिर्फ यह तय मत करना कि आम किसके हैं, यह भी तय करो कि पेड़ किसका रहेगा। लक्ष्मीचंद तुरंत बोल पड़ा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ तो गोवर्धन का ही रहेगा। चंपा ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। रत्नू ने पूछा, तो यह बात लिखकर तय कर लो। लक्ष्मीचंद बोला, लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं कोई पराया हूँ। चंपा मुस्कुराई। जिस बात को लिखने में परेशानी हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। लक्ष्मीचंद ने चंपा की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि यह लड़की उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। फिर भी उसने कहा, ठीक है, लिख लो। अंततः तय हुआ कि उस वर्ष पेड़ पर लगे सारे पके आम लक्ष्मीचंद खरीद लेगा और बदले में गोवर्धन को 600 रुपये देगा। लेकिन चंपा ने एक शर्त रखी, पेड़ की एक भी डाल नहीं काटी जाएगी और पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। लक्ष्मीचंद ने तुरंत हामी भर दी। सौदा हो गया। गोवर्धन को 600 रुपये मिल गए। वह खुश था, लेकिन चंपा के मन में कुछ खटक रहा था। उसने पिता से कहा, बाबा मुझे लक्ष्मीचंद पर भरोसा नहीं है। गोवर्धन बोला, क्यों बेटी? उसके आंखें पेड़ पर नहीं, पेड़ के बाद आने वाले पैसों पर थी। गोवर्धन हंसकर बोला, तू ज़्यादा सोचती है। चंपा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। कुछ दिन बाद आम पकने लगे। लक्ष्मीचंद अपने मजदूरों के साथ आम तोड़ने आया, लेकिन उसने आमों को देखते ही माथा पकड़ लिया। अरे इतने आम! उसकी आंखें चमक उठी। गोवर्धन ने कहा, क्यों, आम कम है क्या? नहीं नहीं, लक्ष्मीचंद मन ही मन खुश था। उसे 600 रुपये में हजारों रुपए का माल मिल रहा था। उसने आम तुड़वाने शुरू किए। चंपा दूर खड़ी सब देख रही थी। एक समय लक्ष्मीचंद ने पेड़ की एक मोटी डाल की तरफ इशारा किया, इसे भी काट दो। चंपा तुरंत आगे आई। डाल क्यों काटेंगे? लक्ष्मीचंद बोला, इससे आम तोड़ना आसान होगा। चंपा ने कहा, सौदे में डाल काटने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मीचंद झुंझलाया, अरे लड़की, मैं आम खरीद रहा हूँ, पेड़ नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ, आम आपके हैं, पेड़ हमारा। लक्ष्मीचंद के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप हो गया। आम तोड़कर वह अपने गोदाम में ले गया। उसने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई हुई, दूसरे दिन भी उससे ज़्यादा। तीसरे दिन वह हिसाब लगाने बैठा तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। 600 रुपये का माल और कमाई हजारों में। उसे लगा कि उसने गोवर्धन को बहुत आसानी से मूर्ख बना दिया। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर अगले साल भी आम इसी तरह आए तो मैं क्या करूँगा? फिर से 600 रुपये में खरीदूँगा? नहीं, मुझे तो यह पेड़ ही अपने नाम कर लेना चाहिए। लक्ष्मीचंद की लालच बढ़ती गई। अगली सुबह वह फिर गोवर्धन के घर पहुँचा। गोवर्धन भाई, एक बात कहनी थी। कहिए। यह पेड़ मुझे बेच दो। गोवर्धन ने हंसकर कहा, अरे यह बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। अब की बार अच्छा भाव दूंगा। कितना? 2000 रुपये। गोवर्धन को सोचने लगा। 2000 रुपये उसके लिए बहुत थे।
लेकिन चंपा ने तुरंत कहा, नहीं। लक्ष्मीचंद ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि पेड़ की कीमत सिर्फ आज के आमों से नहीं होती, या हर साल आम देगा। लक्ष्मीचंद बोला, तुम तो बड़ी व्यापारी निकली। चंपा ने शांत स्वर में कहा, और आप बड़े व्यापारी हैं, इसलिए आपको पेड़ की असली कीमत मुझसे ज़्यादा पता होगी। लक्ष्मीचंद चुप हो गया। रत्नू भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मीचंद, लालच में कभी कभी आदमी उस चीज़ को भी खो देता है जो उसके पास होती है। लक्ष्मीचंद ने बात हंसी में उड़ा दी। काका, मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार में फ़ायदा देखना पड़ता है। रत्नू ने कहा, फ़ायदा और लालच में फ़र्क होता है। लक्ष्मीचंद बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। उस रात उसने एक नई योजना बनाई। जब खरीद कर नहीं मिलेगा तो चाल से लेना पड़ेगा। और इस बार उसकी चाल ऐसी थी कि अगर चंपा समय पर ना समझती तो आम का पेड़ हमेशा के लिए उसके हाथ से चला जाता। लेकिन लक्ष्मीचंद को अभी यह पता नहीं था कि जिस लड़की को वह रास्ते की रुकावट समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली थी। लक्ष्मीचंद उस दिन गोवर्धन के घर से लौट तो आया था, लेकिन उसके मन में चैन नहीं था। आम का पेड़ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने सोचा, 2000 रुपये देकर पेड़ खरीद लूं तो भी बुरा सौदा नहीं है, लेकिन गोवर्धन और उसकी बेटी पेड़ बेचने को तैयार ही नहीं है। जरूर कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे पेड़ भी मेरे हाथ आ जाए और पैसे भी कम से कम देने पड़े। वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही अपनी दुकान खोली और हिसाब की पुरानी बही निकाल कर बैठ गया। कागज पर उसने कई बार कुछ लिखा, फिर मिटा दिया। आखिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मिल गई तरकीब। उसे याद आया कि जब उसने गोवर्धन से उस साल के आम खरीदे थे, तब चंपा ने एक शर्त रखी थी कि पेड़ की कोई डाल नहीं काटी जाएगी और पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन कहा, बस यही बात मेरे काम आएगी। वह तुरंत गोवर्धन के घर पहुंचा। गोवर्धन खेत से लौट रहा था। लक्ष्मीचंद ने दूर से ही आवाज़ लगाई, गोवर्धन भाई। गोवर्धन ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, आइए लक्ष्मीचंद जी। लक्ष्मीचंद ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हारे आम के पेड़ की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गोवर्धन हैरान रह गया। नुकसान? कैसे? लक्ष्मीचंद ने अपनी बही खोलते हुए कहा, तुम्हारे पेड़ के आम मैंने खरीदे थे, लेकिन आम तोड़ते समय तुम्हारी बेटी ने मुझे पेड़ की डालें काटने से रोक दिया। इससे कई आम पेड़ पर ही रह गए और ख़राब हो गए। चंपा भी बाहर आ गई। कौन से आम खराब हुए? लक्ष्मीचंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत से। चंपा ने पूछा, कितने? लगभग 200 रुपये की। चंपा मुस्कुराई, आपने तो सारे आम खरीदे थे। हाँ, तो फिर पेड़ पर बचे आम आपके कैसे हुए? लक्ष्मीचंद शक पका गया। अरे मेरा मतलब है कि मैंने सारे आम खरीदने का फैसला दिया था। चंपा ने कहा, लेकिन जो आम पेड़ पर थे वह आपने तोड़े ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कारण नहीं तोड़ पाया। आप चाहें तो फिर से तोड़ सकते हैं। लक्ष्मीचंद चुप हो गया। चंपा समझ गई कि बनिया कुछ और सोच कर आया है। रत्नू भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने पूछा, क्या मामला है? लक्ष्मीचंद ने कहा, काका, मैंने 600 रुपये में सारे आम खरीदे थे, लेकिन पेड़ की वजह से मुझे नुकसान हुआ। इसलिए मैं या तो नुकसान की भरपाई चाहता हूँ या फिर अगले साल के आम खरीदने का अधिकार। चंपा ने तुरंत कहा, अगले साल के आम का सौदा अभी क्यों? लक्ष्मीचंद बोला, क्योंकि मुझे अपना नुकसान पूरा करना है। रत्नू ने पूछा, तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? 200 रुपये। रत्नू ने कहा, तो गोवर्धन से 200 रुपये ले लो। लक्ष्मीचंद के चेहरे की चमक गायब हो गई। वह तो अगले साल के आम भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन चंपा ने अचानक कहा, ठीक है। गोवर्धन चौंका, क्या ठीक है? चंपा ने कहा, हम 200 रुपये का नुकसान भर देंगे। लक्ष्मीचंद के चेहरे पर फिर नुकसान आ गई। बस यही समझदारी की बात है। चंपा ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप हमें अपने हिसाब की पूरी बही दिखाएंगे। लक्ष्मीचंद का चेहरा उतर गया। मेरी बही? क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ है तो हिसाब भी होना चाहिए। रत्नू ने कहा, बात ठीक है,
लक्ष्मीचंद ने बही छिपाने की कोशिश की। अरे इसमें क्या रखा है, व्यापार का हिसाब है। चंपा बोली, तो फिर हमें दिखाने में डर कैसा। लक्ष्मीचंद के पास कोई जवाब नहीं था। वह बही खोलकर बैठ गया। चंपा ने हिसाब देखा, वहाँ लिखा था 600 रुपये आमों की खरीद। फिर नीचे अलग अलग खर्च लिखे थे। चंपा ने हिसाब जोड़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, आपने आम बेचकर कितना कमाया। लक्ष्मीचंद बोला, व्यापार में इतना हिसाब कौन रखता है। चंपा मुस्कुराई, आप तो हर पैसे का हिसाब रखते हैं। लक्ष्मीचंद चुप हो गया। चंपा ने बही में एक जगह उंगली रखी। यह क्या है, क्या? यहाँ आपने लिखा है कि आमों में आपको 2800 रुपये मिले। लक्ष्मीचंद ने तुरंत कहा, वह तो कुल बिक्री है, उसमें खर्च भी हुआ। कितना? लक्ष्मीचंद ने जल्दी से कुछ आंकड़े गिनाए। चंपा ने फिर हिसाब किया। अंत में उसने कहा, आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ है। रतनु हंस पड़े। गोवर्धन भी मुस्कुरा दिया। लक्ष्मीचंद का चेहरा लाल हो गया। वह समझ गया कि चंपा के सामने उसकी चाल नहीं चलेगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी योजना थी। वह बोला, ठीक है, इस साल का हिसाब छोड़ो, लेकिन अगले साल मैं पहले से आम खरीदना चाहता हूँ। गोवर्धन कुछ कहता, उससे पहले चंपा बोल पड़ी, अगले साल के आम अभी से नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अगले साल कितने आम आएंगे। लक्ष्मीचंद बोला, मैं उचित दाम दूंगा। कितना? 1000 रुपये। चंपा ने कहा, नहीं 2000, नहीं 3000। गोवर्धन की आंखें फैल गई, लेकिन चंपा शांत रही। नहीं। लक्ष्मीचंद झल्लाकर बोला, आखिर चाहिए क्या तुम्हें? चंपा ने कहा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें उचित सौदा चाहिए। तो बताओ, जब आम पकेंगे तब उस समय के बाजार भाव के अनुसार आप आम खरीदना, पहले से कोई तय कीमत नहीं होगी। लक्ष्मीचंद समझ गया कि इसमें उसे कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चंपा ने उसे जाते हुए देखा। बाबा, यह आदमी अभी हारा नहीं है, गोवर्धन ने कहा, लेकिन उसकी सारी चाल तो खुल गई। चंपा बोली, जिस आदमी को लालच बहुत हो वह पहली हार से नहीं रुकता। रतनु ने गंभीर होकर कहा, बेटी ठीक कह रही है। उधर लक्ष्मीचंद ने घर पहुंचते ही अपनी अलग चाल शुरू कर दी। उसे पता था कि गोवर्धन पेड़ को अपने पिता की निशानी मानता है, इसलिए उसने सोचा, पैसे से नहीं मानता तो भावना से फंसाऊंगा। अगले दिन वह फिर गोवर्धन के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, गोवर्धन भाई, मैं तुमसे पेड़ खरीदने नहीं आया हूँ। गोवर्धन ने पूछा, फिर? मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। कैसी साझेदारी? लक्ष्मीचंद ने कहा, पेड़ तुम्हारा रहेगा, जमीन तुम्हारी रहेगी, मैं सिर्फ आमों को बाजार तक ले जाऊंगा, बिक्री का आधा पैसा तुम्हारा और आधा मेरा। गोवर्धन को प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन चंपा ने कागज मांग लिया। उसने ध्यान से पढ़ा। कुछ देर बाद वह बोली, बाबा, इस पर हस्ताक्षर मत करना। लक्ष्मीचंद ने पूछा, क्यों? चंपा ने कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह साझेदारी का कारण नहीं है। तो क्या है? इसमें लिखा है कि पेड़ की देखभाल का पूरा खर्च लक्ष्मीचंद करेगा और बदले में पेड़ पर लगने वाले आमों पर उसकी अधिकार रहेगा। लक्ष्मीचंद बोला, तो उसमें गलत क्या है? चंपा ने कहा, नीचे लिखा है कि यदि गोवर्धन किसी वर्ष आम बेचने से मना करे तो उसे पेड़ की देखभाल का पूरा खर्च ब्याज सहित देना होगा। लक्ष्मीचंद चुप। चंपा ने आगे पढ़ा, और यदि वह पैसा न दे सके तो पेड़ लक्ष्मीचंद के अधिकार में चला जाएगा। गोवर्धन ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर चिंता आ गई। या तो पेड़ हथियाने की चाल थी। लक्ष्मीचंद बोला, अरे भाई, तुम लोग गलत समझ रहे हो। चंपा ने कहा, गलत समझ हम नहीं रहे, आपने खुद लिखा है। लक्ष्मीचंद ने कागज वापस लेने की कोशिश की, लेकिन रतनु ने उसे रोक दिया। कागज छोड़ो, लक्ष्मीचंद गुस्से में बोला। काका, आप हर बार बीच में क्यों पढ़ते हैं? रतनु शांत स्वर में बोले, जब किसी भोले आदमी को चालाकी से फंसाया जा रहा हो तब बीच में पढ़ना ही पड़ता है। लक्ष्मीचंद वहाँ से चला गया, लेकिन इस बार वह बेहद नाराज था। उसने मन में ठान लिया,
अब चाहे जो हो जाए या पेड़ मेरे हाथ में आना चाहिए। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर नीचे गिर गई। गोवर्धन घबरा गया। चंपा ने कहा, बाबा इसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन गोवर्धन के पास पैसे नहीं थे। तभी लक्ष्मीचंद वहाँ आ पहुँचा। उसने पेड़ की टूटी डाल देखी और कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि पेड़ की देखभाल आसान नहीं है। गोवर्धन बोला, हम किसी तरह इसे ठीक कर लेंगे। लक्ष्मीचंद ने कहा, पैसे की चिंता मत करो, मैं खर्च कर देता हूँ। चंपा तुरंत समझ गई कि इसमें जरूर कोई चाल है। बदले में क्या चाहिए? लक्ष्मीचंद मुस्कुराया, कुछ नहीं। चंपा बोली, बिना लाभ के आप खर्च करेंगे? लक्ष्मीचंद ने कहा, आखिर गांव में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चंपा बोली, तो हम आपकी मदद भी कभी कर देंगे। लक्ष्मीचंद ने बात बदल दी, लेकिन उसने पेड़ की मरम्मत के लिए पैसे दे दिया। कुछ दिन बाद वह फिर आया। गोवर्धन, अब मेरे पास पैसे वापस कर दो। गोवर्धन बोला, कितने? लक्ष्मीचंद ने बही निकाली, 3000 रुपये। गोवर्धन चौंक गया, 3000? हाँ, मजदूरी, लकड़ी, रस्सी और बाकी खर्च। चंपा ने कहा, आपने तो कहा था कि आप मदद कर रहे हैं। लक्ष्मीचंद बोला, मदद ही थी, लेकिन खर्च का हिसाब तो होगा। चंपा ने पूछा, क्या हमारे बीच उधार का कोई समझौता हुआ था? मुंह से बात हुई थी, तो ब्याज किस बात का? लक्ष्मीचंद ने कहा, व्यापार में ब्याज चलता है। चंपा हंसी, यह व्यापार नहीं था, आपने खुद इसे मदद कहा था। लक्ष्मीचंद के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी रतनू बोले, लक्ष्मीचंद, तुमने जितनी चालें चली, हर बार अपने ही जाल में फंसे। लक्ष्मीचंद ने दांत पीसते हुए कहा, अभी आखिरी चाल बाकी है। चंपा ने सुन लिया, कौन सी? लक्ष्मीचंद ने कुछ नहीं कहा। वह वहाँ से चला गया। उस रात उसने एक कागज़ तैयार किया। उसने पुराने सौदे की नकल की और उसमें एक नई बात जोड़ दी। आम का पेड़ उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसने उसके आमों की देखभाल और बिक्री का खर्च उठाया हो। अगले दिन वह कागज़ लेकर आया और बोला, यह पिछले सौदे की दूसरी प्रति है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस हस्ताक्षर कर दो। गोवर्धन पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं जानता था। वह कागज़ लेने ही वाला था कि चंपा ने उसे रोक दिया। बाबा, पहले मैं पढ़ती हूँ। चंपा ने कागज़ पढ़ा। कुछ ही क्षण में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लक्ष्मीचंद जी, हाँ, आपने एक गलती कर दी। क्या? आपने खुद लिखा है कि आमों की बिक्री और पेड़ की देखभाल का खर्च आपने उठाया। हाँ, तो फिर ठीक है। लक्ष्मीचंद खुश हुआ। तो हस्ताक्षर कर दो। चंपा बोले, जरूर करेंगे। लक्ष्मीचंद के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। लेकिन चंपा ने आगे कहा, लेकिन उसी कागज़ के नीचे आपने यह भी लिखा है कि पेड़ की देखभाल का खर्च जिसने उठाया वही पेड़ का मालिक माना जाएगा। हाँ, तो इस हिसाब से जब तक आपका खर्च वापस नहीं हो जाता, पेड़ आपका नहीं हो सकता। लक्ष्मीचंद चौंका, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपना खर्च साबित ही नहीं किया है। मेरी बही है, बही आपकी है, प्रमाण कहाँ है? लक्ष्मीचंद चुप। चंपा ने आगे कहा, और आपने जो पैसे लगाए उनमें से कई खर्च आपने बिना पूछे किए। अगर आप कहते हैं कि वह कर्ज था तो लिखित प्रमाण चाहिए। अगर मदद थी तो पैसा वापस नहीं मांग सकते। रत्नू मुस्कुराए। बेटी ने बात बिल्कुल साफ कर दी। लक्ष्मीचंद के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह गुस्से में बोला, ठीक है, मैं यह पेड़ नहीं चाहता। चंपा ने कहा, सच? हाँ, तो आज से आप आम भी नहीं खरीदेंगे। लक्ष्मीचंद रुक गया। उसने पेड़ की ओर देखा। उस पर फिर से छोटी छोटी मंजरी निकल आई थी। कुछ महीनों में फिर ढेरों आम आने वाले थे। उसका लालच फिर जाग उठा। लेकिन इस बार चंपा ने कहा, लक्ष्मीचंद जी, आप व्यापार करना चाहते हैं तो साफ साफ कीजिए। क्या मतलब? आम पकेंगे, हम बाजार का भाव पता करेंगे, जो उचित भाव देगा उसे आम मिलेंगे, और मुझे आपको भी, तो मैं सबसे ज़्यादा भाव दूंगा। चंपा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो व्यापार है।
लक्ष्मीचंद पहली बार शांत हो गया। उसे समझ में आने लगा कि उसने पेड़ हथियाने की कोशिश करके अपना ही नुकसान किया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले मौसम में आम इतने अधिक आए कि गांव में उसकी चर्चा होने लगी। गोवर्धन के घर के पीछे पूरा पेड़ पीले और सुनहरे आमों से लद गया। लक्ष्मीचंद ने फिर गणना की। उसने सोचा, अगर मैं इस बार सारे आम उचित भाव पर खरीद भी लूँ तो भी अच्छा फायदा होगा। वह गोवर्धन के घर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कोई चालाक कागज था, ना झूठा हिसाब। उसने कहा, गोवर्धन भाई, इस बार मैं तुम्हारे सारे आम खरीदना चाहता हूँ। गोवर्धन ने पूछा, कितने में? लक्ष्मीचंद ने बाजार के भाव में थोड़ा ज़्यादा दाम बताया। चंपा ने कहा, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने आश्चर्य से पूछा, इतनी आसानी से? चंपा बोली, जब सौदा साफ हो तो परेशानी कैसी? लक्ष्मीचंद ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, तुम्हें पता है, मैं पहले तुम्हारे पेड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था। हाँ, तुमने मुझे रोक दिया। हाँ, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? चंपा मुस्कुराई, नहीं, लेकिन आपकी चालाकी से एक बात जरूर सीख ली। क्या? लालच आदमी को दूसरे की चीज़ पाने के लिए मजबूर करता है, जबकि समझदारी वही चीज़ बिना झगड़े भी दिला सकती है। लक्ष्मीचंद चुप हो गया। रत्नू ने कहा, और तुमने भी एक बात सीख ली होगी। लक्ष्मीचंद ने पूछा, क्या? व्यापार में सबसे बड़ा लाभ ईमानदार सौदा होता है। लक्ष्मीचंद ने सिर झुका दिया। उस दिन उसने सारे आम उचित कीमत पर खरीदे। गोवर्धन को अच्छा पैसा मिला। उसने घर की टूटी छत ठीक करवाई, चंपा के लिए नए कपड़े लाए और आम बेचकर लक्ष्मीचंद ने भी खूब कमाई की। लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसे खुशी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस पेड़ को लालच में हथियाने की कोशिश की, वही पेड़ उसे एक बड़ी सीख देकर गया। कुछ महीनों बाद उसने गोवर्धन से कहा, भाई, एक बात कहूँ? कहिए। अगर तुम चाहो तो हम हर साल इसी तरह मिलकर काम कर सकते हैं। गोवर्धन मुस्कुराया, क्यों नहीं? चंपा ने कहा, लेकिन इस बार शर्त लिखित होगी। लक्ष्मीचंद हंस पड़ा, हाँ बेटी, इस बार पूरी शर्त तुम ही लिखना। सब हंस पड़े। रत्नू ने आम के पेड़ की ओर देखते हुए कहा, देखो, पेड़ ने फल दिए तो सबको मीठा फल मिला, लेकिन लालच ने फल को भी कड़वा कर दिया। हवा चली, आम के पेड़ की पत्तियां सरसराई। चंपा ने ऊपर देखकर कहा, यह पेड़ हर साल हमें यही सिखाएगा। गोवर्धन ने पूछा, क्या? चंपा बोली, मेहनत से उगाई चीज़ का फल बांटने से कम नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे का हक छीनकर पाया हुआ लाभ कभी सुख नहीं देता। लक्ष्मीचंद ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। उस दिन से लक्ष्मीचंद का व्यापार पूरी तरह बदल तो नहीं गया, लेकिन उसकी एक आदत जरूर बदल गई। अब वह किसी सौदे में छुपी हुई शर्त नहीं रखता था, और जब भी किसी गरीब किसान को व्यापार में उलझाने का विचार उसके मन में आता, उसे वही आम का पेड़ याद आ जाता, क्योंकि उस पेड़ ने उसे सिखा दिया था कि धूर्तता से कमाया हुआ धन जेब तो भर सकता है, लेकिन मन नहीं। सीख, लालच में किया गया सौदा अक्सर इंसान को अपने ही जाल में फंसा देता है। ईमानदार और स्पष्ट शर्तों के साथ किया गया व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। दूसरे की हक पर नज़र रखने के बजाय मेहनत और समझदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।